मित्रों नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय की पूरी टीम की ओर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। और जैसा कि आप जानते हैं, जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच से हम मनु भंडारी एकाग्र पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसकी 9वीं कड़ी है और हमारे साथ हमारे समय के चर्चित रंगकर्मी और अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जी मित्रों, राजेंद्र गुप्ता जी का स्नेह और साथ पहले भी हमें मिलता रहा है और हमारे जैसे कई और साथियों के साथ आपका एक सहज जुड़ाव है। और आप अपनी पेज से भी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लगातार साहित्य कार्यक्रमों को लेकर सक्रिय हैं। आप जो मुख्य रूप से रंगमंच और अभिनय से जुड़े हुए हैं, जब समय मिलता है साहित्य की ओर आपका रुझान हमें देखने को मिलता है। मित्रों, मन्नू भंडारी जी के इस एकाग्र में, जैसा कि आप सभी पहले से परिचित हैं, हम राजेंद्र गुप्ता जी को सुनेंगे और राजेंद्र गुप्ता जी उनकी 2 चर्चित कहानियों का पाठ करेंगे। मगर उसके पूर्व आप सभी को यह जानकर सुखद अनुभूति होगी कि वे महाभोज के नाट्य मंचन से भी जुड़े रहे हैं 80 के दशक में। तो क्यों नहीं हम अपनी इस बातचीत को महाभोज के उस मंचन से ही शुरू करें, जब राजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली में थे और देवेंद्र राज अंकुर जी के निर्देशन में महाभोज के कई सफल मंचन हुए थे, जिसमें आप स्वयं राजेंद्र गुप्ता जी एक महत्वपूर्ण किरदार में लोगों के बीच थे। राजेंद्र साहब, कृपया उस दौर को याद करें और उस मंचन से जुड़ी अपनी कुछ अनुभूतियां हैं, उससे जुड़े जो कुछ अनुभव हैं, वे हमसे और हमारे साथियों से साझा करें। जी। बहुत पुरानी बात है। दरअसल ये एक मेरे अपने जीवन यात्रा का बहुत अहम मोड़ भी है, एक तरह से मैं कहूंगा। मैंने बीच में एक ऐसा अरसा आया था जब मैं नाटक की दुनिया को छोड़ दिया था। मैंने छोड़ना पड़ा था मुझे। मैं हमेशा से बहुत इम्प्रैक्टिकल सी थोड़ी सी अप्रोच रही है जीवन में, तो वो छोड़ना पड़ा था उन कारणों से। काम नहीं था, शादी कर ली थी मैंने, तो मैं वापस अपने पैतृक बिजनेस में चला गया था। लेकिन वहां मन नहीं लगता था। 3 4 5 साल वहां पर रहा मैं। तब तक एनएसडी पास कर लिया था, एक अच्छा नाम भी हो गया था एज ए एक्टर डायरेक्टर, लेकिन छोड़ना पड़ा था। 4 5 साल मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने पेरेंटल बिजनेस में काम करने लगा, लेकिन मन नहीं लगता था, तो उचाट रहता था। तो अक्सर कभी दिल्ली में हमारे सहपाठी थे देवेंद्र राज अंकुर, ऐसी एक योजना बनी कि तो चलिए आपका करना है कुछ तो नाटक शुरू करते हैं ना। तो हम लोगों ने मिलकर, देवेंद्र राज अंकुर ने, मैंने और 2 3 और साथी हमारे उस समय के, जिनमें वीरेंद्र सक्सेना थे, जिनमें अमिताभ श्रीवास्तव थे, मनोज पाहवा थे, सीमा भार्गव थी, हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया संभव। और संभव में
पहला नाटक हम लोगों ने ये तय किया गया कि वो अंकुर जी डायरेक्ट करेंगे और नाटक होगा महाभोज। महाभोज तब तक नॉवल से नाटक के रूप में उसका रूपांतर भी किया जा चुका था, जो कि एनएसडी रेपर्टरी में शायद खेला जा चुका था। मैंने नहीं देखा था, मगर जैसा कि अंकुर जी का अपना एक स्टाइल रहा है हमेशा से, कहानियों का मंचन या नाव उपन्यासों का मंचन वो करते रहे हैं, तो उन्होंने उसको बिना किसी सेट के, बिना रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम्स के, जैसा उनका अपना स्टाइल है उस तरह से उनके दिमाग में उसकी योजना थी, उन्होंने वो मंचन किया। और मुझे उसका जो मेन रोल दा साहब का है, जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उस राज्य के, वो वाला रोल उन्होंने मुझे दिया। तो मेरे लिए इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मेरा ये कम बैक था, मतलब 5-6 साल के बाद पहली बार मैं एज एन एक्टर भी स्टेज पर आ रहा था, और बाकायदा एक मेरी जिंदगी का एक सेकंड फेज समझ लीजिए कि वो शुरू हो रहा था। मैंने देख लिया था मैं जिंदगी में दूसरे किसी काम के लायक नहीं हूं, कोशिश करके भी देख लिया था, तो इसलिए और कोई चारा नहीं था सिवाय ये इसी काम में लौट जाइए जो आपको आता है, जिसमें आपका मन रमता है। तो बड़ा मजा आया। अंकुर जी का स्टाइल बड़ा अलग था हमारे लिए। वो अपने आप एक्टर्स मूवमेंट करते करते अपना दृश्य बदल देते थे, एक फॉर्म बन जाती थी, दूसरे एक्टर्स साथ खड़े हैं और सीन खेलते रहते थे। मगर उसके अंदर नाटक अपने आप में, वो कहानी इतनी ड्रामेटिक है, इतने ड्रामेटिक सिचुएशंस हैं कि उसका पूरी तरह से मजा लेते थे हम, और दर्शकों तक भी वो पहुंचता था। और वो रोल इतना बढ़िया, मुझे इतना मजा आया करके कि मतलब एक यादगार है मेरे लिए, इसलिए भी कि वो एक शुरुआत थी जिंदगी के नए दौर की, एक शुरुआत थी, प्लस वो रोल इतना अच्छा था। मुझे उस समय दिल्ली साहित्य परिषद का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उस रोल में दिया गया। तो दा साहब करके मुझे अर्पण कुमार जी बहुत बहुत मजा आया, और बिल्कुल ना भूलने वाली एक चीज है। और कई तरह के ऐसे स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक सीन्स थे जिनके अंदर एक्टर को अपनी पूरी प्रतिभा दिखाने का, पूरा मजा लेने का, और को एक्टर्स के साथ एक जुगलबंदी करने का उसमें मौका मुझे मिला था। और देवेंद्र राजंकुर का बहुत बहुत आभार मानता हूं मैं कि मेरी नई पारी की शुरुआत उनके साथ एज एन एक्टर हुई। हालांकि हमारे सहपाठी रहे हैं वो, मगर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो और महाभोज हम सब जानते हैं कि अपने आप में एक ऑलमोस्ट क्लासिकल मॉडर्न इंडियन ड्रामा का एक क्लासिकल ड्रामा है, जिसकी अहमियत जो है आज भी, क्योंकि उस समय की जो पॉलिटिक्स है वो आज भी वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं है। उतने ही दाव पेच हैं, उतने ही जी। अर्पण कुमार जी। जी, निश्चय ही किसी अभिनेता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक अंतराल के बाद वह पुनः किसी नाटक के साथ जुड़े। जी, ये बहुत, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है ये। क्योंकि जब हम एक गैप के बाद काम करते हैं, धीरे धीरे काम लगातार करते हुए आदमी, मुझे लगता है, स्टैग्नेट होने लगता है। कितना भी कोई अच्छी उसके अंदर क्रिएटिव प्रतिभा हो, लेकिन बार बार एक वही काम करते हुए, अलग अलग किरदार निभाते हुए भी, कहीं ना कहीं उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसकी उसके बात करने का, उसके 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 भावों को प्रदर्शन की में एक एक रास्ता आने लगती है। लेकिन जब गैप आता है, तो उससे जब हम निकल के पहला काम नया करते हैं, तो वो इसमें बहुत बहुत फ्रेशनेस होती है। और इन ए वे मैं ये कहूंगा कि एक्टर खुद भी अपने आप को उस दौरान एक्सप्लोर कर रहा होता है,
और उसके अंदर उसे भी लगता है अच्छा ये एक नया ही मेरा भी एक नया रूप मेरे सामने मुझे आ रहा है। तो ये गैप की जो आपने बात की, ये वाकई बड़ी रेखांकित किए जाने वाली एक बात है क्रिएटिव काम में। राजेंद्र जी, किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक बड़ा ताकतवर और रोबीला और महत्वपूर्ण पद है। नाटक में ही सही आप कट रही है। अभी आ रही है आवाज? जी अभी आवाज आ रही बेटर है? है। जी अभी बेटर है। जी जी, मैं कह रहा हूं कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री होना अपने आप में एक बड़ी बात है, एक रोबीला, एक महत्वपूर्ण पद है। नाटक में ही सही आपने उस पद का जो एक महत्व है, जो उसकी ऊंचाई है, उसको जिया है। तो अपने उस रोल की, दास साहब के उस रोल की तैयारी आपने किस तरह की उस समय, कृपया हमारे साथियों को यह भी बताएं। नहीं, मैं दरअसल मुझे नहीं मालूम एक्टर कैसे तैयारी करता है अपनी, दरअसल मुझे मालूम नहीं है। और मैं उस तरह से बड़ा मेथोडिकल तरीके से, जिसको मेथड एक्टर कुछ कहा जाता है, मुझे लगता है मुझे वो मालूम नहीं है, मुझे आता नहीं है, ना मैं वो करता हूं। और अगर करता भी हूं तो कॉन्शियसली बिल्कुल नहीं होती है। मैं कुछ उस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कॉन्शियसली करता ही नहीं, ना मुझे आता करना। बट ये है कि धीरे धीरे वो लाइनें बोलते हुए, उन सिचुएशंस को जीते जीते हम डेफिनेटली उसके साथ एकाकार करने लग कैरेक्टर के साथ, और सब कुछ वो लाइनों के थ्रू आता है, उस सिचुएशन के थ्रू आता है वो। और उसके अलावा मैं कोई अपनी तरफ से कोई तैयारी के बारे में मैं तो बात नहीं कर पाऊंगा। जो ज्यादा मेथोडिकल तरीके से जो अभिनेता काम करते हैं वो शायद बेहतर इस बारे में जानते होंगे या बात कर सकते होंगे, मैं नहीं कर सकता। मगर हाँ, जो एक पावर की आपने बात की है, वो क्योंकि वो निहित होता है सीन में, अपने अपने आसपास के दूसरे चरित्रों से बात करते हुए, वो पावर, उसके पास सत्ता की जो ताकत है वो उस कैरेक्टर में होती है। तो वो अपने आप, बिकॉज ऑफ दोज डायलॉग्स, अपने आप वो उनके संबंधों में बात करने के तरीके में वो झलकने लगती है। और वो सब मतलब जी। मुझे लगता है कि यह नाटक अपने मंचन के स्तर पर भी, जो मूलतः एक उपन्यास है और जी हाँ, बेलछी हत्याकांड पर आधारित है, जो बिहार में है, मगर अच्छा, नाटक के भीतर या कहें उपन्यास के भीतर जो परिवेश है वह उत्तर प्रदेश जी का हाँ, महाभोज उपन्यास और उस पर आधारित उसका नाट्य रूपांतरण और मंचन ये काफी लोकप्रिय रहे। जी तो एक उपन्यास की इस लोकप्रियता को कहें या उसके नाट्य रूपांतरण और उसके मंचन को जैसे दर्शक हाथों हाथ लेते हैं, इतना पसंद करते हैं, क्या उस पर कुछ बात कर पाएंगे महाभोज के ही माध्यम से कि कैसे कोई कृति इतनी हिट हो जाती है, उसका मंचन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें ऐसे क्या तत्व? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है कि ये तय करना कि नाटक बहुत चर्चित था इसलिए उस पर उसका नाटक, उपन्यास चर्चित था इसलिए नाटक किया गया, या नाटक हो गया और बहुत चर्चा हुई इसलिए वो उपन्यास उतना चर्चित हो गया। ये बड़ा मुश्किल है। ये तो अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली बात है। मगर वो इतना सशक्त कथानक है, जिस तरह से उसको बुना गया है, उनके कैरेक्टर्स को, सिचुएशंस को, और एक तरफ एक रियलिटी है और दूसरी तरफ
एक राजनीति कैसे चीजों का इस्तेमाल करती है, और एक तरफ ट्रेजेडी है एक आम आदमी की, उसकी, और दूसरी तरफ उसको कैश किया जा रहा है, भुनाया जा रहा है। ये अपने आप में इतना, और उसमें दूसरी डिटेल्स या उसके अंदर जो एक होता है ना उपन्यास में, बहुत सारी व्याख्या चलती रहती है, उस तरह की चीजों को अवॉइड करके, या बिना उसके भी उसको इतना इतना कथानक, इतना सशक्त, इतना मतलब आपको हिलने नहीं देती है उसका घटनाक्रम, उसके कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स वो किस तरह से पूरी सिचुएशन को हर आदमी अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, कि वो इतना जबरदस्त, एक ऐसा लगता है जैसे थ्रिलर हम देख रहे हैं। लिखा ही ऐसा गया, इतना खूबसूरत, इतना इतना वो पकड़ के चलता है आपको, कि वो पॉपुलर होना ही है। ये जो फॉर्म होती है या कैरेक्टर्स का आपस में सारा इंटरेक्शन होता है, अगर उसको एक बढ़िया जो राइटर होता है वो उसका, ये इसीलिए वो इतना बढ़िया होता है कि वो तभी उसकी पहुंच, और फिर वो पॉपुलर हो ही जाना है। हमारे इतने उपन्यास, इतनी कहानियां ली, हर कोई हर चीज क्यों नहीं होती इतनी पॉपुलर? उसके अंदर निहित एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब छोड़ते नहीं है, चाहे वो पाठक है चाहे दर्शक है, वो उसको पकड़े रहते हैं। एक थ्रिलर का सा उसके अंदर आभास रहता है थ्रू आउट उस कहानी, उसको आप देखें या सुने उस या पढ़ें उस उपन्यास जी। और वैसे भी मन्नू भंडारी जी की कई कहानियां और बाद में उनका स्वामी उपन्यास भी इसके उदाहरण हैं कि उन पे फिल्में बनी। राजेंद्र साहब, क्या कुछ ध्यान में यह बात आती है, कभी मन्नू भंडारी जी से किसी मुलाकात के संदर्भ में कोई ऐसी बातचीत हुई हो, कोई उनसे भेंट हुई हो, कुछ ऐसी कोई को? जी, स्मृति ध्यान में है? जी नहीं, कुछ ऐसा। जी मित्रों, यह जैसा कि राजेंद्र गुप्ता जी बतला रहे थे कि एक लेखक की लेखनी की यह ताकत है, उसके लिखे शब्दों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, पावरफुल और नाटकीयता लिए हुए अंश हैं, घटनाएं हैं, कि उनका मंचन निर्देशकों के लिए, अभिनेताओं के लिए आसान भी हो जाता है, और उस मंचन की लोकप्रियता भी कहीं ना कहीं सिद्ध होती रहती है। महाभोज जैसे नाटक या उपन्यास ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जहां, या कहें कि जिनमें समय को पार करने की ताकत है, जो अपने समय से आगे चली जाती है। महाभोज में वर्णित वे दृश्य, वे भेदभाव, वह करप्ट ब्यूरोक्रेसी और तमाम दूसरी चीजें, हिंसा, शोषकों के साथ अन्याय, आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। मित्रों, हम जानते हैं जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा है आज की, उसमें कि राजेंद्र गुप्ता जी की ओर से मन्नू भंडारी जी की दो कहानियों का पाठ भी होगा। मैं राजेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम के दूसरे खंड की ओर बढ़ें, और एक अभिनेता की ओर से, एक सहज स्वाभाविक साहित्य प्रेमी की ओर से, एक रंगकर्मी की ओर से मन्नू जी जैसी सशक्त कलमकार की कहानियों का पाठ सुने। टेक्स्ट के स्तर पर, अभिनय के स्तर पर, प्रस्तुति के स्तर पर निश्चय ही यह अनुभव हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं राजेंद्र जी को सोलो स्क्रीन पर ले रहा हूं, और आप लोगों की ही तरह मैं भी उन्हें भाव विभोर होकर सुनने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। राजेंद्र जी, मित्रों, आप दो कहानियां सुनाएंगे एक एक करके। जी। मैं
पहली कहानी जो पढ़ने जा रहा हूं मन्नू भंडारी जी की, वो कहानी का शीर्षक है स्त्री सुबोधिनी। मन्नू जी लिखती हैं कि प्यारी बहनों, न तो मैं कोई विचारक हूं, न प्रचारक, न लेखक, न शिक्षक। मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूं, जो अपनी उम्र के 42 साल पार कर चुकी है। लेकिन उस उम्र तक आते आते जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूं और जैसा अहम अनुभव मैंने पाया है, मैं चाहती हूं कि बिना किसी लाग लपेट के उसे आपके सामने रखूं और आपको बहुत सारे खतरों से आगाह कर दूं। अब सीधी बात सुनिए, सीधी और सच्ची। मेरा अपने बॉस से प्रेम हो गया। वाह, आपके चेहरों पर तो चमक आ गई। आप भी क्या करें, प्रेम कमबख्त है ही ऐसी चीज, है ना। चाहे कितनी ही पुरानी और घिसी पीटी क्यों ना हो जाए, एक बार तो दिल फड़क ही उठता है, चेहरे चमचमाने लगते हैं। खैर, तो ये कोई अनहोनी बात तो नहीं थी। डॉक्टरों का नर्सों से, प्रोफेसरों का अपनी छात्राओं से, अफसरों का अपने स्टेनो सेक्रेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहां आम रिवाज है। ये बात बिल्कुल अलग है कि उनकी ओर से इसमें प्रेम कम और शगल ज्यादा होता है। शिंदे नए नए तबादला होकर हमारे विभाग में आए थे, बेहद खुशमिजाज और खूबसूरत, आंखों में ऐसी गहराई कि जिसे देख ले वो गोते लगाता रह जाए। बड़ा शायराना अंदाज था उनका और जल्दी ही मालूम पड़ गया कि वो कविताएं भी लिखते हैं। पत्रिकाओं में धड़ाधड़ उनकी कविताएं छपती रहती हैं और इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है। आयकर विभाग की अफसरी और कविताएं, है ना, थोड़ा बेमेल सी बातों पर, लेकिन ये उनके जीवन की हकीकत थी। मैं स्थितियों और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब लड़कियों में प्रेम के लिए विशेष प्रकार का लप लप भाव रहता है। बूढ़ी मां तीनों छोटे भाई बहनों को लेकर गांव में रहती थी और मैं इस महानगरी में कामकाजी महिलाओं के एक हॉस्टल में थी। न घर का कोई अंकुश था, न इस बात की संभावना थी कि कहीं मेरा ठौर ठिकाना लगा देंगे। आखिर मैंने अपनी नाक और आंखों को कुछ अधिक सजग और तेज कर लिया। बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नजरों में अपने लिए विशेष संकेत दिखने लगे और उनकी बातों में विशेष अर्थ और आमंत्रण की गंध आने लगी। और तभी भिड़ गया शिंदे। तभी भिड़ गया शिंदे। उसके संकेत भी बहुत साफ थे, निमंत्रण भी एकदम खुला था। लगा कि जैसे किस्मत ने 56 पकवानों से भरी हुई थाली मुझ भुक्कड़ के आगे परोस के रख दी है। सो मैंने न उसका आगा पीछा जानने की कोशिश की, न अपना आगा पीछा सोचने की कोशिश की। बस आंख मूंदी और प्रेम की डगर पर चल पड़ी। हर प्रेम की शुरुआत करीब करीब एक सी होती है। प्रेमियों को वो सारी बातें, चाहे जितनी रोमांचकारी और गुदगुदाने वाली लगे, देखने सुनने वालों को बड़ी उबाऊ और सपाट लगने लगती हैं।
शामें हमारी किसी रेस्टोरेंट के नीम अंधेरे कोने में बीतती थी और कभी बाग के झुरमुट के बीच। कभी हम आपस में उंगलियां उलझाए रहते थे तो कभी वो मेरी लटों से खिलवाड़ करता रहता था। एक बार उसने कविता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी। बस फिर क्या था, मैं जब तब गोदी में रखे उसके सिर पर झुककर अपनी बदली छितरा देती थी और वो उचक कर ये क्या, आपकी आंखों में तो अविश्वास उभर आया। मैं समझ गई, मैं समझ गई एक सीनियर अधिकारी और ऐसी छिछोरी फिर भी हरकतें। लेकिन सच मानिए, अब भी मैं दावे के साथ कह सकती हूं यहां कि हर पुरुष के भीतर एक ऐसा ही फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है और जब तक वो पूरी तरह से तृप्त ना हो जाए उसके अंदर का हीरो वो मरता नहीं है। उम्र के किसी भी दौर पर, उस समय चाहे वो 6 बच्चों का बाप ही क्यों ना हो, जरा सा मौका मिलते ही भड़बड़ा कर जाग उठता है और पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। और फिर तो बड़ी बड़ी तोपें तक ऐसी बचकाना और बेवकूफाना हरकतें करती हैं कि बस तौबा। ना कोई शर्म, ना उम्र का लिहाज। आजकल की लड़कियों ने उस राज को अच्छी तरह समझ लिया है। पर मैं मैं तो उन बहनों को सावधान करना चाहती हूं जो शादी के पहले ही से उस हीरो के चंगुल में आकर अपने को चौपट कर लेती हैं। हाँ, तो मैं तो पूरी तरह शिंदे में हो गई थी और तभी एक भयंकर झटका लगा। बल्कि कहूं कि जो लगा उसके लिए झटका शब्द हल्का है। मालूम पड़ा कि शिंदे की एक अदद बीवी है जो पहली बार पुत्रवती बनकर 5 महीने बाद अपने मायके से लौटी है। यानी एक अदद बीवी और एक अदद बच्चा। मुझे सारी दुनिया लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। लगा कि मैं बहुत बड़ा धोखा खा गई हूं। मेरे भीतर गुस्सा पूरी तरह बलबलाने लगा। बीवी बच्चे के रहते मेरी ओर प्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब। मैंने जब भी उसके घर और घर वालों के बारे में पूछा, वो 3-4 शेर दोहरा दिया करता था जिनका शाब्दिक अर्थ होता था, मेरा ना कोई घर है, ना दर है, ना कोई अपना, ना पराया। इस जमीन और आसमान के बीच में बिल्कुल अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। पर मेरे लिए इन शेरों का सीधा साधा अर्थ था हरी झंडी, हरी झंडी और लाइन क्लियर। सो मैं सपाटे से चल पड़ी, बल्कि चलने में थोड़ी फुर्ती भी की। अब आप तो जानती ही होंगी कि इस उम्र तक शादी ना होने पर लड़कियों में एक खास तरह की हड़बड़ाहट आ ही जाती है। चाहती है कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी प्रेमी को अपनी पूरी तरह से कब्जे में ले लिया जाए और पति बनाकर अपनी टेंट में खोस लिया जाए। मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी कि बीच में ही औंधे मुंह गिर पड़ी। पर गिरने नहीं दिया शिंदे ने, हाथों हाथ झेल लिया मुझे। उसने बिना किसी बात का मौका दिए मुझे बाहों में भर लिया और धुआंधार रोने लगा। पिता के दबाव में आकर की हुई शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई है। बीवी के रहते हुए भी मैं कितना अकेला हूं। दो अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहने की यातना, ऐसी ऐसी बातों के न जाने कितने टुकड़े आंसुओं से भीग भीग कर टपक रहे थे। मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लौट जा, इस दिशा में अब एक कदम भी मत बढ़ा। मैं रो रो कर अपना संकल्प दोहरा रही थी और वो रो रो कर अपना
दुखड़ा दोहरा रहा था। इसी तरह हम 2-3 बार मिले और मिले, वही बातें, वही रोना। मैंने सोचा था कि आंसुओं के साथ मैं अपना सारा प्रेम और गम सब बहा दूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लौट जाऊंगी। पर हुआ एकदम उलट। आंसुओं के जल से सिंचकर प्रेम की बेल तो और ज्यादा लहलहा उठी। अब देखिए ना, मीरा का वो पद, आंसुअन जल सींच सींच, बचपन से पढ़ा था। पर हम सब की ट्रेजेडी यही है कि स्कूली शिक्षा को जीवन में गुनते ही नहीं। शिक्षा एक तरफ और जीवन एक तरफ, इसीलिए ठोकर खाते हैं। और यही हुआ। उसका दुखी और दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में प्रेम का ज्वार उमड़ने लगा। उसके आंसुओं ने प्रेम को इतना गीला और रपटीला बना दिया कि वापस मुड़ने को तैयार मेरे पैर अपने आप को स्वाहा करने के लिए आगे बढ़ गए। सिंधेश में मैदान का पक्का खिलाड़ी था। मेरे असमंजस और दुविधा को चट भांप लिया। और भांप ही नहीं लिया, वरन उसने ये भी महसूस कर लिया कि बीवी की उपस्थिति से हमारे प्रेम में एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। तब यदि इसे बचा के रखना है तो प्रेम के तरीके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। और बिना उसके मामला चलने वाला नजर नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट और बाग बगीचों के बीच तो ये परिवर्तन आ नहीं सकता था। इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ एक कमरे की तलब महसूस होने लगी थी। 3-4 कमरा मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया कि इन मुलाकातों के कारण उसके भीतर किसी तरह का अपराध बोध या गलत कुछ भी करने का भाव लेशमात्र भी नहीं है। वो काफी तृप्त और छका हुआ लगता था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शरीर के स्तर पर भी मैंने अपने को उसके लिए अनिवार्य बना लिया था। मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मेरा ये समर्पण तुरुप के इक्के की तरह कारगर सिद्ध होगा और बाजी मेरे ही हाथ लगेगी। निश्चय ही इन मुलाकातों ने मेरे प्रेम को बड़ी मजबूत बैसाखियां थमा दी थीं और मेरे लड़खड़ाते कदम फिर जम गए। वो मेरे साथ भविष्य की योजनाएं बनाने लगा, पर उन्हें अमल में लाए तब तक के लिए एक मौन समझौता हम लोगों के बीच हो गया। अपना शरीर, अपनी भावनाएं उसने मेरे जिम्मे कर दी और घर, बच्चा, बूढ़ा बाप और सारी पारिवारिक खिचखिच बीवी के जिम्मे कर दी। इस विभाजन में मैं कुछ समय के लिए परम प्रसन्न थी। यूं भी इस उम्र में आदमी को सबसे ज्यादा भरोसा अपने शरीर पर होता है। शरीर पा लिया तो समझो दुनिया जहान हथिया लिया। ऊपर से मुझे वो कभी बातों से तो कभी कविताओं से समझाता रहता था कि मन और शरीर की पवित्र भूमि पर ही असली प्रेम पनपता है। घर की चारदीवारी के बीच निरंतर होने वाली खिचखिच में तो वो मरता ही रहता है। मैं समझती रहती और अपने को बहुत पुख्ता जमीन पर महसूस करती। वो बातें ही ऐसी करता कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता था। मुझे पूरा विश्वास हो चला था कि एक दिन वो खूंटे से उखड़कर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। बीवी की याद और बातों से ही शिंदे अपना चेहरा एकदम मायूस बना लिया करता था और बिना कहे ही मेरे दिमाग में यह बिठाने की कोशिश करता था कि बीवी बनते ही औरत बहुत उबाऊ और त्रासदायक बन जाती है, कि रिश्तों में बंधते ही प्रेम नीरस और बेजान हो जाता है, कि सच्चे प्रेमियों को हमेशा मुक्त रहना चाहिए।
बीवी बनने की ललक जब तब मेरे भीतर जोर मारती थी। सच बात है, मुझे घर भी चाहिए था, पति भी और बच्चे भी। पर उसे तो जैसे बीवी नाम से ही चिढ़ हो गई थी। कभी कभी तो वो अपनी बीवी के कर्कश स्वभाव और तुनक मिजाजी की बात करते करते रो तक पड़ता था। और तब मैं लपक कर उसे बाहों में भर लेती थी, अपने होठों से उसके आंसू पोंछती, उसे हौसला बंधाती कि जल्द ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो इस दुख से मुक्त हो जाएगा, कि मैं उसे एक सही सुखद जिंदगी दूंगी। और ये आश्वासन उसके लिए कम, मेरे अपने लिए ज्यादा होता था। खैर, दिन सरकते जा रहे थे और अपने प्रेम करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बावजूद स्थिति जहां की तहां थी। यानी कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बंद और शिंदे अपनी बीवी की मुट्ठी में बंद। आज सोचती हूं तो अपने पर ही सौ धिक्कार के साथ आश्चर्य भी होता है कि कैसे मेरी बुद्धि पर ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि मैं ये भी नहीं सोच सकी कि उसकी बीवी भी तो आखिर मेरी ही तरह एक स्त्री है, अपने पति के छलावे और मक्कारी की शिकार है। पर नहीं, ये तो तब समझ में आया जब उसकी मक्कारी ने मुझे भी तबाही के कगार पर लापटका। तभी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब तक वहां उपस्थित होकर उसके त्रास को इतना बढ़ा दूं कि वो खुद ही इस अपमानजनक स्थिति को नकार कर अलग हो जाए। रकीब को सामने देखकर अच्छों अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं, और फिर अपमान और अपेक्षा की आग में झुलसी इस औरत का हौसला ही क्या होगा। यही सोचकर आखिर में एक दिन मैं शिंदे के घर जा धमकी। एक सुहागिन औरत की सारी नियामतों, यानी कि बूढ़े ससुर के वरद हस्त की छत्र छाया और बच्चे के पोतड़ों के बंधनवार के बीच दूधों नहाई पूतों भरे भाव से वो कुर्सी पर विराजमान थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया, और विकार तो मुझे देखकर शिंदे के चेहरे पर आया, जिसे उसने थोड़ी सी कोशिश करके अफसरी नकाब के नीचे ढक लिया। दफ्तरी भाषा में दफ्तरी बातें करके उसने मुझे चलता कर दिया। पर बाहर निकलते समय हाथ दबाकर लाड़ में लिपटी हल्की सी फटकार के साथ शाम को कमरे पर आने का निमंत्रण भी दे दिया। मैं उसकी बीवी को त्रस्त करने गई थी, पर खुद ही त्रस्त और पस्त होकर लौट आई। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये औरत है या मांस का लौंदा। इसका आदमी 3 साल से एक दूसरी लड़की के साथ मस्ती मार रहा है और उसे ना कोई तकलीफ है ना कोई कष्ट है। मैं उसकी जगह हूं तो शायद एक दिन भी इस तरह की अपमानजनक स्थिति को बर्दाश्त ना करूं। उसके शरीर पर चमड़ी लिपटी है या गैंडे की खाल। यह तो मुझे बहुत बाद में अपने अनुभव ने सिखाया कि अधिकतर शादीशुदा औरतें ऐसी होती हैं, जिन्हें अपने घर की दीवारों से बेशुमार लगाव होता है, और इतना ज्यादा कि धीरे धीरे उन दीवारों को ही अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेती हैं, और फिर मान अपमान के सारे हमले उनसे टकरा कर बाहर ही ढेर हो जाते हैं, और उनसे बेअसर सती साध्वी सी वो भीतर सुरक्षित बैठी रहती है। शाम को शिंदे मुझ पर एकदम बरस पड़ा कि मैंने उसके घर आने की मूर्खता क्यों की। कितना चौकस रहना पड़ता है उसे हर समय, जिससे कि उसकी बीवी को इस प्रसंग की हवा भी ना लगे, वरना तो वो शूर्पणखा की तरह ऑफिस परिवार सारे शहर में हड़बोंग मचा कर रख देगी, और मौका लगा तो मेरा झोटा पकड़कर सड़क पर जूते लगवाएगी। और बड़ी चालाकी से उसने मेरे मन में अपनी पत्नी के लिए, जिसे वो अक्सर कोतवाल कहा करता था, ढेर सारी नफरत और आक्रोश भर दिया। साथ ही जल्दबाजी करने की अपनी नादानी भरी मूर्खता पर मुझे बेहद शर्मिंदा भी किया।
देखा आपने कितने शातिराना अंदाज से पुरुष नफरत और गुस्से की सुई अपनी ओर से सरकाकर दोनों औरतों की ओर घुमा देता है। वे ही आपस में लड़े भिड़े, कोसे गलियाएं, और वो जो असली गुनहगार है अपने पर आंच आए बिना आराम से दोनों का सुख भोगता रहे। वो समझाता कि सहजीवन का मधुरतम पक्ष तो हम भोग ही रहे। मैं क्यों बेकार में शादी ब्याह और घर में जकड़कर इस मधुर संबंध का गला घोटना चाहती हूं। और इसी चक्कर में वो मधु उड़ेलती हुई तीन चार फड़कती हुई कविताएं मेरे नाम ठोक देता। मेरे कंधों पर स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नई दिशा देने का दायित्व आ गया। मेरे कंधों पर स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नई दिशा देने का दायित्व आ गया। अगली पीढ़ी अधिक स्वस्थ, अधिक मुक्त जिंदगी जी सके, उसके लिए हमें पहल करनी होगी, एक उदाहरण रखना होगा, चाहे उसके लिए हमें खाद ही क्यों ना बनना पड़े। शिंदे तो ये बातें झाड़कर मजे से अपनी बीवी के बगलगीर हो जाता, और मैं असली अर्थों में खाद बनी अपने कमरे में सड़ती रहती। तभी शिंदे का तबादला हो गया। मैं एक बार फिर डगमगा गई। मुझे लगा कि बस बस अब ये मेरी जिंदगी से निकला। पर उस समय तो शिंदे में ही प्राण बसते थे मेरे। उस लगता था कि उसके बिना जी नहीं सकती मैं। गलत सही की समझ ही कहां रह गई थी। मैं उसे पाना चाहती थी और वो मुझे खोना नहीं चाहता था। उसके साथ होटल में गुजारे वो दिन, मैं तो भूल ही गई थी कि हम दोनों के बीच बीच कोई तीसरा भी है। तबीयत एकदम लहलहा उठी थी। इस बार उसने बाकायदा योजना बनाई कि पत्नी को अब यहां न बुलाकर उसके पिता के घर भेज देगा और धीरे धीरे उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए राजी कर लेगा, और यदि नहीं हुई तो मजबूर करेगा। और बातों का तो वो बादशाह था ही। पत्र लिखने में भी उसे कमाल हासिल था। शरीर में जो दूरी आ गई थी उसे वो पत्रों की भाषा से पाटता रहता था। पत्रों में मुझे वो दिव्य प्रेम का दर्शन कराता था। मेरे जन्मदिन पर अपने इसी दिव्य प्रेम में डूबकर उसने खूबसूरत सा तोहफा मेरे लिए भेजा। कभी वो चांदनी रात के गीत लिखकर भेजता, तो कभी साथ बिताए मधुर क्षणों की याद को ताजा करने वाली कविताएं। उसने आंखों में सचमुच के आंसू भरकर कहा कि मैं ही शिंदे की प्राण हूं, शिंदे की प्रेरणा हूं। घर परिवार के अतिरिक्त शिंदे का जो कुछ भी है, और वही तो असली शिंदे है, वो उसने मुझे पूरी तरह सौंप रखा है। और तुरंत उसने अपनी बात का प्रमाण पेश कर दिया, मुझे अप, समर्पित किया हुआ अपना नया कविता संग्रह। हाथ से लिखा हुआ था, प्राण को। उसकी प्रेरणा और प्राण बनने का हश्र ये हुआ कि वो तो दिन दूना रात चौगना फलता फूलता रहा। धन, यश, सफलता, मान सम्मान सभी का मालिक, और मैं भीतर ही भीतर झुलस कर काठ का कुंदा हो गई। सब ओर से मरी, मुरझाई, टूटी और पस्त। मैं समझ गई कि मैं बुरी तरह ठगी गई हूं। धीरे धीरे उम्र की बढ़ोतरी और ऑफिस और दुनियादारी की निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच शिंदे की रोमानी जरूरत घटती चली गई, और परिणाम यह हुआ कि हमारे बीच चलने वाले पत्रों की संख्या कम और मजमून मौसम के सर्द गर्द होने पर आकर टिक गया। 8 साल तक चलने वाला ये प्रेम प्रसंग महज एक खिलवाड़ था, जिसकी बाजी बड़ी होशियारी से शिंदे ने बांटी थी।
और भ्रम जाल के कटते ही नजर साफ हुई तो बाजी में बटे हुए पत्तों का ये नशा रह रहकर मेरी आंखों में उभरने लगा। तुरुप का इक्का यानी घर उसके पास, तुरुप का बादशाह यानी बच्चा उसके पास, तुरुप की बेगम यानी बीवी और प्रेम करने के लिए प्रेमिका उसके पास, तुरुप का गुलाम यानी नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब उसके पास। लब्बो लुबाब ये कि तुरुप के सारे पत्ते उसके पास और मुझे मिले उसके दिए हुए छक्के पंजे यानी टोटके की तरह पुड़िया में बंधे दार्शनिक लफ्फाजी में लिपटे हवाई प्यार के चंद जुमले। इन टटपुंजिया पत्तों के सहारे मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकती थी कि जिंदगी भर उसकी पूंछ पकड़े रहती और उसे ही अपनी उपलब्धि मानकर समझकर संतोष कर लेती। मन बहुत घबराता तो उसी पूंछ से हवा करके उसके साथ बिताए मधुर क्षणों पर जमी समय की धूल उड़ाकर कुछ समय के लिए अपना खालीपन भर देती। निहायत हवाई बातें पल्ले से बांधे बांधे मैंने अपनी जिंदगी को बर्बादी के कगार पर लापटका था। अब चाहती हूं कि ठेठ दुनियादारी की बातें अपनी हजार हजार मासूम किशोरी बहनों के पल्ले से बांध दूं, जिससे कि वो मेरी तरह भटकने से बच जाए। इस देश में प्रेम के बीच मन और शरीर की पवित्र भूमि में नहीं, ठेठ घर परिवार की उपजाऊ भूमि में ही फलते फूलते हैं। भूल कर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए। दिव्य और महान प्रेम की खातिर बीवी बच्चों को दांव पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहां पैदावार ही नहीं होती। दो नावों पर पैर रखकर चलने वाले शूरवीर जरूर सरेआम मिल जाएंगे। हां, शादीशुदा औरतें चाहें तो भले ही शादीशुदा आदमी से प्रेम कर ले। जब तक चाहा प्रेम किया, मन भर गया तो लौट कर अपने खूंटे पर। ना कोई डर, ना घोटाला, जब प्रेम में लगा हो शादी का ताला। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी स्त्री सुबोधिनी यहां खत्म हो जाती है। एक दूसरी कहानी में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो कहानी है मन्नू भंडारी की काफी चर्चित कहानी है सयानी बुआ। बिल्कुल अलग मिजाज की कहानी है। जो कहानी हमने पढ़ी उससे बिल्कुल अलग मिजाज की है। सयानी बुआ। सब पर मानो बुआ जी के व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहां इतनी व्यवस्था से होता है कि जैसे सब मशीनें हो जो कायदे में बंधी हुई बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही है। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता है, उसके बाद चाय दूध और उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता है। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते थे और 9 बजते ही नहाना शुरू होता है। जो कपड़े बुआ जी निकाल देती हैं वही पहनने होते हैं। फिर कायदे से आकर सब लोग मेज पर बैठ जाओ और खाकर अपने अपने काम पर जाओ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती। पर इतना अवश्य जानती हूं कि जिसने भी उनका ये नाम रखा वो नामकरण विद्या का अवश्य पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था।
कहते हैं जो पेंसिल वो एक बार खरीदती थी, वो जब तक इतनी छोटी ना हो जाए कि उनकी पकड़ में ना आए, तब तक वो उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि कभी वो पेंसिल खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदा था, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती जा रही थी। और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सब खैर बनाया करते थे कि भगवान करे बुआ जी ससुराल में रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसे ही ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ बेचारी पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना। पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहां पहुंच गई। इसमें संदेह नहीं कि बुआ ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वो प्यार कहां तिरोहित हो गया, मैं जान ही नहीं पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहा करते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छांटना पड़ा, ये मेरा अंतर्यामी ही जानता है। और सबसे अधिक तरस तो आता था अन्नू पर। वो बेचारी इस नन्ही सी उम्र में ही इतनी प्रौढ़ हो गई थी, न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाट, एक अज्ञात भय से घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूं बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 बरस बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा गया हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वो सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक भी चीज तोड़ दे। एक बार एक नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़फोड़ से उन्हें सख्त नफरत थी। यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था कि अपनी इस सुव्यवस्था का। वो अक्सर भाई साहब से कहा करते थे कि यदि वो इस घर में ना आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता है। मैं मनी मन कहा करती कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब के सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार
करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार नहीं उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ती जा रही थी। उसे देखकर लगता था कि जैसे मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं है, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वो उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो नहीं सकती थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहां था। अब भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था कि सब कुछ उसके मन के अनुसार होने लगे। अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद ये सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी थी। तभी डॉक्टर ने कहा था कि मां का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वो नहीं कर पाई। सो मन मारकर वही रही। अब जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारियां शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज रखते समय वो भाई साहब को सख्त हिदायत कर देती थी कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। हाँ, और देखो ये फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपए मैंने इसकी सिलाई के दिए हैं। और ये प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तो तुम तुच्छ समझते हो, उसकी तो परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो, ये 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोंच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वो अद्दू पर आई। वो किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मीनू बना दिया गया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया गया। मैं सोच रही थी कि यहां बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया है कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। जब सब कुछ कह चुकी तो जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा। जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल दिया करना। और आखिर वो क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई। उनका रोना मेरे लिए थोड़ी नई बात थी। उस दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कुछ कोमलता भी छिपी हुई है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वो उसे देखती रही और उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही। पर दूसरे ही दिन से घर फिर वापस वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में एक सी रहती थी। मेरे तो मन में आता था कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं आप, भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें।
पर इतना साहस नहीं था कि ये बात मैं कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। बुआ जी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी कि तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही मानो उनका बरसों से जमा हुआ नारीत्व पिघल पड़ा था और पूरे वेग के साथ बह रहा था। वो बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है। उसकी आंखें भी लाल हैं और वो फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। खुद मेरा मन भी अन्नू के ख्याल से कुछ बुआ जी की ये दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का एक पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हुए हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंक कर सर पीटती हुई बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस नहीं होता था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम रही थी। तो क्या अब अन्नू सचमुच इस संसार में नहीं है? ये कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। ये संसार नश्वर है। जो कुछ भी बना है वो एक ना एक दिन मिटेगा। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहां कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों की और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा पाया। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूं कि यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी। जो कुछ हुआ उसे सहन और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से टूटकर गिर गए। मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है। शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही। समझ ही नहीं पाई कि क्या से क्या हो गया। ये दूसरा सदमा था। और जो ही बात कुछ थोड़ी सी मेरी समझ में आई, मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, ये सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख पाऊंगी। पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। धन्यवाद दोस्तों। ये थी दूसरी कहानी मन्नू भंडारी जी की, सयानी बुआ जी। उम्मीद है आप सबको दोनों कहानियां पसंद आई होंगी। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद राजेंद्र गुप्ता जी। मित्रों, किसी तकनीकी कारण से वे हमसे अभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करके दूर हुए, मगर सचमुच यह पाठ बेहद महत्वपूर्ण और कर्णप्रिय रहा, और साथ ही कहानी का टेक्स्ट राजेंद्र गुप्ता जी की आवाज में कुछ अधिक प्रभावी ढंग से हमारे समक्ष आ सका। अलग अलग विधाओं की, तकनीक की यही विशेषता है कि वह किसी रचना को बहुगुणित कर देता है। आप सभी मित्र हमसे जुड़े रहे, आप सभी का हार्दिक आभार। राजेंद्र गुप्ता जी ने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सधी आवाज में कहानी पाठ किया, और महाभोज के नाट्य मंचन से जुड़ाव के अपने अनुभवों को भी हमसे साझा किया। हम उनके आभारी हैं और आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन कि आप लगातार जनसुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, इसे अपना प्यार दे रहे हैं। आप मित्रों की, लेखकों की, साहित्य प्रेमियों की यह सदाशयता ही है कि हम उससे ऊर्जावान होकर अपनी ओर से कुछ कोशिश कर पाते हैं। आप सभी मित्रगण यहाँ उपस्थित हुए, जुड़े, आप सभी का पुनः धन्यवाद। और मन्नू भंडारी एकाग्र पर कल हम फिर से मिलते हैं। एक कहानी पाठ होगा और मन्नू जी से जुड़े कुछ दूसरी स्मृतियां भी साझा होंगी। मन्नू जी के इस 90वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित एकाग्र में आप मित्रों का पुनः धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।